हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 2024 का जो पेपर है आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह पेपर है आपका गणित का। यहाँ पे कोड नंबर देख सकते हैं 822 IB। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना रोल नंबर लिखना होता है, आपका नाम लिखना होता है और उसके बाद कुछ यहाँ पे जो आपके लिए समय निर्धारित किया गया है बोर्ड द्वारा वह 3 घंटे 15 मिनट का होता है और जो पेपर होता है आपका पूर्णांक होता है वह 70 नंबर का होता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को अगर पूरा शुरू से अंत तक आप देखते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सभी प्रश्नों को मैं हल कराने वाला हूं। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अदर चैनल पे आपको कह दिया जाता है कि पूरा प्रश्न कंप्लीट कराने वाला हूं, लेकिन कोई कंप्लीट कराता नहीं है। लेकिन मैं आपको सभी प्रश्नों को कंप्लीट कराने वाला हूं और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको जितने भी मॉडल पेपर हैं 2024 के जितने भी सेट हैं सभी सेट को मैं आपको हल कराने वाला हूं, इस बात की गारंटी है। लेकिन तब जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि यह वीडियो अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचे। तो अगर यह वीडियो अन्य विद्यार्थियों तक यानी अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास तक पहुंचेगा तभी यह वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा पूरा होगा। तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके और यही वीडियो निर्धारित करेगी कि हमें आगे और भी मॉडल पेपर हल कराना है या नहीं। तो यहाँ पे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है इस सेट का 822 IB का वह हम पहले ही हल कर चुके हैं। ठीक है, अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका कोड नंबर लिखकर हम लिंक डाल देंगे, वहां से उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले निर्देश दिया हुआ है, निर्देश को पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में अ और ब 2 खंड हैं। ठीक है, खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण से काला कर चिन्हित करें। आगे क्या बोला हुआ है कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे न ही काटें तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मतलब आपको न तो कट करना है न तो इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है जिन्हें हल करने वाले प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, यानी खंड ब में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ठीक है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। रचना के प्रश्नों में हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। और लास्ट यहाँ पे है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचे। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण एवं अशुद्ध माने जाएंगे। तो यह आपके लिए निर्देश है जो कि आपको आपके पेपर में लिखा रहेगा, इसका पालन करना है। और यह हम आप जब इसका बहुविकल्पी बताए थे तो उस समय भी हम आपको बताए हुए थे। तो आइए यहाँ पे प्रश्नों को समझते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न हम यहाँ पे बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि इसके ऑप्शन को एक बार रिपीट कर देंगे प्रश्न को पढ़ते हुए। अगर आप हल देखना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से उस वीडियो को आपको देखना है। प्रश्न आपका है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65 P 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है ना, 2 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। 2 tan 45 अंश बटे में 1 + tan² 45 अंश का मान होगा। तो इसका जो मान होगा यहाँ पे 1 होगा। ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो आपको हिंदी में समझना है तो हिंदी वाले को ही पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 है 15, 18 और 240 का LCM है। ठीक है, 15, 18 और 240 का लॉसअ है। तो यहाँ पे इसका लॉसअ जो होगा ऑप्शन नंबर D 360 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बातें हम आपको बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे बस फटाफट ऑप्शन को टिक कर देते हैं। वीडियो अगर समझना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 है 148 बटे में 185 का सरलतम रूप है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, जब भी आपको ऐसे सरलतम रूप पूछे तो अंश और हर का आप HCF निकाल लीजिए। HCF निकाल लेंगे, जो संख्या आएगी उसी से वह दोनों नंबर कटेंगे। ठीक है,
आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका है, यहां पे देखिए प्रश्न नंबर 5 है, P के किस मान के लिए समीकरण 3x - 8 बराबर 0 और 6x - py बराबर 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यदि 3x + 2py बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा। यानी आपसे p का मान पूछ रहा है, तो p का मान आपका हो जाएगा 15/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान हो जाएगा 15/17। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, यदि ए बी सी और एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए बराबर 75 अंश और कोण ए बराबर 75 अंश, कोण वाई बराबर 57 अंश हो तो कोण सी का मान होगा। तो यहाँ पे कोण सी का मान पूछ रहा है, तो कोण सी का मान होगा 48 अंश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ पे 9 बिंदु M -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। यह तो आपका इंग्लिश वाला प्रश्न है, तो यह मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा -2, 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC हो तो AD² बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 3CD²। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 12 है, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, 5, 7 और -3, 3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D हो है तो AD की माप होगी। तो यहाँ पे AD की जो माप होगी वह होगी 6 मात्रक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, यदि sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 के लिए थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 14 है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप कि 1 से 14 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 16 के लिए जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6.6। अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता 1/2 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 22 होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे प्रश्न नंबर 20 और बहुविकल्पी का यह अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो किसी घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 4/3। तो यहाँ तक तो आपके सभी क्या थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब आइए वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं, खंड बी को। तो यहाँ पे खंड बी का सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं खंड बी वर्णनात्मक प्रश्न, सभी खंड कीजिए। निर्देश क्या है, सभी खंड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यदि कॉट ए बराबर बी बटे में ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बटे में ए कोसेक ए बराबर 1। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब वर्णनात्मक का पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा। वर्णनात्मक का पहला आपको क्या दिया हुआ है, देखिए कॉट ए बराबर बी बटे में ए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लें
समकोण त्रिभुज बना लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा। चलिए यह हो गया आपका, यहाँ से देखिए बी ए सी, यह आपका समकोण है। ठीक है, अब देखिए कॉट क्या होता है, हम आपको बताए हुए लाल बटे कक्का, इससे ध्यान रखना है, इससे आपको सभी मान आसानी से पता चल जाते हैं। तो देखिए टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट रहेगा आधार बटे लंब। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार बी हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा ए। ठीक है ना, आधार क्या हो जाएगा बी और लंब हो जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस भुजा को ज्ञात कर लेंगे यानी बी सी को। तो देखिए बी सी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से बी सी बराबर होता है कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें बी सी का मान चाहिए, तो बी सी बराबर रूट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, बी सी बराबर रूट, यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यह जो मान मिला हमें रूट में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मिला। ठीक है, बी सी का मान आ गया। अब पूछा क्या है प्रश्न में, देखिए बी सेक ए बटे में ए कोसेक ए बराबर 1। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको ले लेते हैं, बी सेक ए और बटे में ए कोसेक ए। देखिए यहाँ पे लेते हैं, देखिए बी सेक ए बटे में ए कोसेक ए। अब इसी को हमें हल करके 1 सिद्ध करना है। तो देखिए बी सेक क्या होता है आपका, सेक आपका कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान क्या है, देखिए रूट में ए स्क्वायर, ठीक है ना, रूट में ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर बटे में कर्ण हो गया कर्ण बटे आधार, आधार क्या है आपका, आधार है बी। ठीक है, यहाँ पे बटे में ए गुणे कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लंब क्या है ए। यहाँ पे देखिए बी से बी कट गया, ए से ए कट गया। ठीक है, यह हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में रूट में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो यह भी कट गया, आया क्या 1। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट हैंड साइड में क्या सिद्ध करना था, 1 सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके सेकंड प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। बोला भाई यक्स के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए आपको पूछा हुआ है कि यक्स के किस मान के लिए। सब प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का बी, यह ए था, ठीक है ना, 1 का ए और यह बी के हल को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 2x, फिर दिया हुआ है x प्लस 8 और फिर दिया हुआ है 3x प्लस 1। यह बोला हुआ एक समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए समांतर श्रेणी में कोई भी पद तभी होता है अगर उसका सर्वांतर है, यानी पिछले पद में से यह वाला पद माइनस करें, यानी उसके सर्वांतर समान होंगे। अब सर्वांतर का मतलब क्या हुआ कि देखिए बाद वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाला पद माइनस कर देंगे वह, और फिर इस बाद वाले पद में से यह माइनस कर देंगे, तो उनके सर्वांतर आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, समांतर श्रेणी में। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका सर्वांतर निकालते हैं। देखिए यहाँ से दूसरे पद में से इस वाले पद को माइनस करते हैं, तो x प्लस 8 और माइनस क्या हो जाएगा 2x बराबर, अब इस वाले पद में से इसको माइनस करते हैं, यानी बाद वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को माइनस करते हैं। तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, x प्लस 8 को, तो माइनस x प्लस 8। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 8 माइनस 2x बराबर 3x प्लस 1। यहाँ पे देखिए माइनस x और माइनस 8, इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2x में से x गया तो माइनस x हो जाएगा प्लस में 8। ठीक है ना, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस होगा। यहाँ पे देखिए बराबर 3x में से 1x जाएगा, यहाँ गुणांक में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो 3 में से 1 गया तो यह 2x और 8 में से 1 गया 7, तो माइनस 7। पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस x, यह देखिए इसको जब इधर भेजेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 7, 8 इधर जाएगा तो यह भी माइनस में हो जाएगा, माइनस 7 और माइनस 8 तो यह हो जाएगा माइनस 15। और देखिए माइनस 1x और माइनस 2x तो यह हो जाएगा माइनस 3x बराबर माइनस 15। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x बराबर तो यह 3 क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा तो यह 5, तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया।
तो यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यक्स बराबर 5। यानी प्रश्न में पूछा हुआ है कि यक्स के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों का, तो यक्स बराबर 5 के लिए यह जो दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी में होगा। आई होप कि यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्नों में से एक जरूर आता है, √2, √5, √3, ठीक है, या 5 - 2√3, इस प्रकार का एक प्रश्न आता ही आता है और यह सभी प्रश्न आपके 2 नंबर वाले हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब यहां से देखिए इसको हल करते हैं। देखिए 2√3 प्रश्न में बोला हुआ है एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि वह एक प्रमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 1 का सी हल करते हैं। देखिए हम मान लेंगे यहां पे क्या दिया हुआ है, 2√3, ठीक है। हम यहां पे मानेंगे कि माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2√3 बराबर a/b, यानी यह अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, जहां a और b पूर्णांक है, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, यानी b = 0, ठीक है। अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए √3 बराबर हो जाएगा a/2b। अब यहां पे देखिए a, b और 2 यह सभी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, ठीक है ना, पूर्ण अंक, पूरा अंक। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि a, b और कौन सा बच्चा, 2 पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है। अब जब यह पूर्णांक हैं तो यह क्या होंगे, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। पूर्णांक हैं तो क्या होगी, यहां पे लिखेंगे इसलिए a/2b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब जब यह परिमेय संख्या होगी तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए जब यह परिमेय संख्या होगी तो हम यहां से, जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में यह भी है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, अतः देखिए, अतः √3 क्या है, √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या। देखिए इसमें ऐसे ही लिखना होता है, आपको ध्यान रखना है, परिमेय संख्या होनी चाहिए। हम सबसे शॉर्ट में आपको लिख कर बता रहे हैं, ठीक है, हम उतना ही बता रहे हैं जितना आपको बोर्ड में लिखना है। अब देखिए कि √3 भी जब यह, देखिए यह बराबर में है और यह भी परिमेय संख्या है, तो बराबर में, उसके बराबर में यह, तो यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी तो यह दोनों आपस में बराबर है। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है ना, तो यह बराबर कब होंगे, अगर हम यह देख लिए कि यह परिमेय संख्या, यह वाला, तो यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी दोनों बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे √3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि जो संख्या रूट में है और वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए लेकिन इस तथ्य का क्या है, इस तथ्य का, यानी यह जो तथ्य है कि अपरिमेय संख्या है, इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास मतलब जो हमने सोचा है वह नहीं है, ठीक है ना, विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी जो हम माने हुए हैं उसमें विरोध हो रहा है, ठीक है, प्राप्त होता है। इसलिए क्या लिखेंगे, प्राप्त होता है कि, देखिए प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जब यह परिमेय है और यह इसके बराबर में, तो यह परिमेय होनी चाहिए, लेकिन √3 परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि रूट में जो संख्या आती है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वह अपरिमेय संख्या होती है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः
यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहां पे लिखेंगे अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 2√3, ठीक है। जब √3 अपरिमेय संख्या होगी तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या जोड़ में हो, घटाव में हो, गुणा में हो, भाग में हो, अपरिमेय ही होती है। तो अतः यह निष्कर्ष निकलता है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके डी वाले को समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 का डी है, यहां तक हम लोग कर चुके। एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको ध्यानपूर्वक, एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है समझिए इसको। देखिए डी वाला है, बोला हुआ है डी वाला बोला हुआ है कि एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, देखिए हम आपको सभी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, मात्र लास्ट के 1 या 2 चैप्टर बचे हुए, बहुत जल्दी ही वो कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको पूरा आपका 2024 का 7 सेट पेपर, 2023 का 7 सेट पेपर हम आपको हल कराएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि इस अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो और इस चैनल से अधिक संख्या में लोग जुड़े, ठीक है ना। तो इसके लिए यही कंडीशन है छोटी सी। घन का आयतन जो होता है देखिए क्या है 729, ठीक है, 729, ठीक है, 729 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर पे क्यूब। घन के आयतन का सूत्र होता है a पे पावर 3, a पे पावर 3 बराबर हो जाएगा 729। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 729 को 9 गुणे 9 गुणे 9, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम a का मान निकालेंगे तो इस पे क्यूब रूट लग जाएगा, यानी जिस संख्या का 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है ना, घनमूल हमें निकालना है, तो यह 3 का जोड़ा 9 का बन गया, तो 9 यहाँ से बाहर हो जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर यह घन की भुजा हो गई। अब आपको निकालना क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a², जहाँ पे a उसकी भुजा है, तो 6a का मान है 9, 9 का स्क्वायर 81, गुणा कर लेंगे तो 6 कम 6, 6 बटे 48, ठीक है, 486। और यह किस में आएगा, यह सेंटीमीटर में है, यह क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का ई है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज भर गया है, अगले पेज को ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोला हुआ है बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं। फर्स्ट का यह है ई, ठीक है ना, फर्स्ट का क्या है, यह ई है। अब यहाँ पे देखिए जो बिंदु दिए गए हैं 2, -3 और -4, 6, तो यहाँ पे बिंदुओं को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2, -3 और क्या दिया हुआ है, और -4, 6, ठीक है। यहाँ पे अनुपात आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:2, यानी यह पहला जो मान है वह m1 का मान है और दूसरा जो मान है वह m2 का मान है। देखिए एक्सरसाइज में ऐसे प्रश्नों को हम बहुत कराए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहे हैं ताकि जल्दी से यह कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यह जो पहला मान होता है x1, यह y1, यह x2 और यह y2। यह प्रश्न उसी स्टूडेंट को समझ में आ सकता है जिसने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, वैसे डायरेक्ट अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 2 बिंदुओं के जो निर्देशांक निकालते होते हैं, जो अंतः विभाजित करते हैं, उसके लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं निर्देशांक। तो 2 बिंदुओं के निर्देशांक जो अंतः विभाजित होते हैं वह होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। यह तो x का निर्देशांक है, y के लिए भी ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, यह है। अब यहाँ से मान रख देते हैं। देखिए m1 का मान क्या है 1, तो 1 गुणे x2 का मान -4 प्लस m2 का मान क्या है 2 गुणे x1 का मान यहाँ पे 2,
बटे में m1 प्लस m2, m1 का मान है 1 और m2 का मान है 2, तो 1 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए m1 का मान 1, y2 का मान क्या है 6, तो 6 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान है -3 बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 और 1 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा -4 और 2 दूनी 4, -4 प्लस 4 बटे में 3, कॉमा 6 कम 6 माइनस 6, 3 दूनी 6, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा बटे में 3। अब आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 6 से 6 कट गया, तो यह हो गया 0 बटे में 3 और 0 बटे में 3। अब जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 ही आता है, यानी इसके जो निर्देशांक हुए, प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, अंतः अविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी अंतः अविभाजित करने वाले बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वह 0,0 होंगे। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 1 का ई तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है, आइए इसको समझते हैं। माध्य ज्ञात करना है, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझते हैं। यह फर्स्ट का एफ है, यहाँ पे एफ फर्स्ट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए माध्य के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पे वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद क्या है, आवृत्ति। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग अंतराल के बाद मध्य बिंदु, उसका मध्य पद निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आवृत्ति लिख सकते हैं। तो देखिए मध्य पद यहाँ पे लिख लेते हैं, मध्य पद अभी बताएंगे मध्य पद क्या होता है। उसके बाद आपको दिया हुआ आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति। अब यहां से देखिए वर्ग अंतराल, मध्य पद को हम x से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और आवृत्ति जो है इसे f से, और यहां पे आपको निकालना है f गुणे x। ठीक है ना, अब वर्ग अंतराल लिखते हैं 0,10 से लेकर 40 से 50 तक है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। ठीक है ना, मध्य पद का मतलब क्या हुआ कि देखिए यह वाला और यह वाला दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिखना, 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो वह हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। 30 और 20 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 25। 40 30 70, 70 में 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 35। ठीक है ना, 35। 50 और 40 को जोड़ेंगे 90, 90 में 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 45। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए हम इसको नोट कर लेंगे जो आवृत्ति दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 यहाँ पे सीक्वेंस में लिखेंगे, इधर उधर मत कीजिएगा। 8 12 10 10 11 और 9। ठीक है ना, यहाँ से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे, यह x का मान है, यह f का मान है, दोनों का गुणा। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, 15 और 12 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 180। ठीक है ना, उसके बाद आपका 25 और 10 का गुणा होगा तो 250। ठीक, उसके बाद 35 और 11 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 385, और 45 और 9 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 405। जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो स्केल से आपको प्रॉपर ऐसे टेबल बना लेना है। ठीक है ना, हम यहाँ पे केवल समझा रहे हैं आपको ताकि आप अच्छी तरह कर पाएँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसका टोटल करेंगे, यह वाला जो पोर्शन है इसका टोटल और इसका टोटल। ठीक है ना, कुल। तो यहाँ पे इन सभी को जोड़ेंगे तो यह आपका आ जाता है, देखिए 12 8 20 10 30 10 40 और 1 9 1 10 50, यह हो जाएगा 50 कुल जोड़ने पर। यहाँ पे देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1260। अब हमें क्या निकालना है, माध्य का मतलब। ठीक है ना, माध्य का मतलब हमें क्या करना है, हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। तो देखिए समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, यह होता है आपका सिग्मा का चिन्ह, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स का मान यह तो 1260 और बटे में सिग्मा यह बताता है कि इन सभी के जोड़ को बताता है। ठीक है ना, सिग्मा क्या बताता है, इन सभी के जोड़ को, यह जितने भी नंबर दिए गए उसके सम को बताता है। बटे में सिग्मा एफ यानी इसके जोड़ को बताता है, बटे में 50। भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 1,
दशमलव लगाएंगे 5 दूनी 10 यानी 25.2 यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, 25.2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग कर चुके। अब आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जो वर्णनात्मक प्रश्न का प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 2 को यहाँ पे समझते हैं। देखिए प्रश्न आपका कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी किन्हीं 5 प्रश्न को हमें हल करना है। प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न है बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B -3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आइए हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यह जो प्रश्न है आपका सेकंड का ए, यह आपके बुक का एग्जाम्पल ही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 आप देख सकते हैं कि बिंदु -4,6 बिंदु A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका सलूशन है। ठीक है ना, यहाँ पे -4,6 रेखा ए बी के आंतरिक रूप से हम मान लेते हैं कि m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यह जो मान है वह आपका x और y का मान है, और यह जो है a और b, जैसे इस टाइप से कुछ आपका चित्र बन जाएगा, यह आपका a और यह b। ठीक है, और यह जो बिंदु होगा वह P होगा, जिसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं -4,6, इसके निर्देशांक -4,6 और A और B के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सूत्र लगाना है। ठीक है ना, प्रश्न में आपसे क्या बोला हुआ है कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी m1 और m2 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रमशः यह x का मान है या y का मान है। तो एक बार यह जो वैल्यू है वह x की है, यह जो वैल्यू है वह y की है। तो x वाले को x के साथ लेकर हल कर लेंगे और y वाले को y के साथ। ठीक है, और हल करके हम m1 और m2 के अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब x वाले के साथ हल किया गया तो एक समीकरण बन गया। यहाँ से समीकरण को हल कर लेंगे और यहाँ पे m1 बटे m2 का मान हम ज्ञात कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे x के मान को हमने क्या किया, -4 और यह 3m1 -6m2 बटे में m1 m2 तिरछा गुणा कर लिया गया। तो क्या हो गया, माइनस सहित गुणा हुआ तो -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। अब पक्षांतर m1 वाले को एक साथ, m2 वाले को एक साथ। हमें दोनों को हल करने की जरूरत भी नहीं है, हम किसी एक को हल करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल अनुपात ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे -4m1 -4m2, 4m1 और यह 3 देखिए जब इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, तो 4 और 3 7m1। यहाँ पे यह इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 तो 2m2। यहाँ पे m1 और m2 को इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, 7 को इधर भेजेंगे तो यह बटे में, अनुपात जो आ गया 2:7। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर आपका सेकंड का बी है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए ये अभी प्रश्न आपका एक्सरसाइज का 10B का प्रश्न नंबर 2 है, बस केवल अंक अलग अलग हैं। ठीक है ना, अंक अलग अलग हैं, लेकिन यह बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको इसके सोल्यूशन को एक बार दिखा देते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे प्रश्न को एक बार मिलाइए, देखिए मैच करिए। यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है, बस केवल अंक अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार प्रश्न को दिखाते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या मतलब यहाँ से OQ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न को खुद हल करना है। इसके सोल्यूशन को, प्रश्न को तो हम दिखा दिए आपको, इसके सोल्यूशन को देखिए, बस अंक चेंज है, बिल्कुल प्रश्न वही है। यह आपका किस एक्सरसाइज का है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 10B, ठीक है ना, प्रश्नावली 10B का आप प्लेलिस्ट में जाकर इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 10B का प्रश्न नंबर यह 2 है, इसके आंसर को आप जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके आंसर को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सोचिए कि इतना छोटा प्रश्न है और यह 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है। यह प्रश्न इतना छोटा है और आपसे यह प्रश्न कितने मार्क्स का पूछ रहा है, 4 नंबर का प्रश्न ये आपके लिए कितना आसान है। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह अभी देखिए, यह आपका जो प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वृत्त में, ठीक है ना, प्रमेय नंबर 2। तो यह वही प्रमेय आपको लिखना है। यहाँ पे प्रमेय को एक बार हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। आपके लिए प्रमेय को एक बार हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह जो है आपका, यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा
त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह चैप्टर 6 का प्रमेय नंबर 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, यहाँ पे देखिए थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल मिलता जुलता है। यह आपका अध्याय 6 प्रमेय 2 थेल्स प्रमेय का विलोम। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पे देखिए जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह थेल्स प्रमेय का जो विलोम हम लोग पढ़े हुए थे वही है। इसको आप क्या करेंगे, त्रिभुज वाले चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाएंगे, त्रिभुज वाले चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से प्रमेय 2 को एक बार आप देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे हम आप एक बार इसको पूरा दिखा देते हैं। अगर आप यहाँ से आप स्क्रीन शॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्रमशः आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप देख लिए होंगे, ठीक है ना, ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद लास्ट का आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ तक आपका यह प्रमेय है, यहाँ पे प्रूफ हो गया, आप देख सकते हैं। तो यह भी प्रश्न आपका 4 नंबर का है और थेल्स प्रमेय का विलोम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला हुआ है। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या बोला हुआ है देखिए, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड का जो डी है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है, यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न हम एक्सरसाइज में बहुत सारे हल किए हुए हैं। यहाँ पे उसके सोल्यूशन को आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना हो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। इसका जो बचा हुआ पार्ट है इधर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह बचा हुआ भाग है, यहाँ पे यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभिष्ट संख्या जो होगी वह क्या होगी, 57 होगी, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगर कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न हम एक्सरसाइज में बहुत हल किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 का ई, द्विघात समीकरण √3x² - 11x + 8√3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे यक्स के मान आपको ज्ञात करने हैं इस प्रश्न में। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न को हल करते हैं, यहाँ पे इसके मूल को ज्ञात करते हैं। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे यह क्या है, 2 का ई, ठीक है। तो 2 के ई को हल करते हैं। 2 का ई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √3x², ठीक है ना, √3x²। यहाँ पे लिखते हैं √3x² - 11x + 8√3 = 0। हमें यक्स का मूल का मतलब क्या हुआ, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो x² का गुणांक होता है उसका इसमें गुणा होता है। तो गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए 8√3, यहाँ पे पहले से है √3 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा। देखिए √3 का जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24। इस 24 का ऐसा खंड बनाना है कि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 11 के बराबर हो और गुणा करने पर 24, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 8 × 3 = 24, ठीक, और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी खंड को लेंगे, फर्स्ट और लास्ट पद में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे √3x² माइनस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 8 और +3, फिर जो मध्य पद में है वह लिख देते हैं, यक्स है तो यक्स लिखेंगे, वाई है तो वाई, जो भी रहेगा वेरिएबल में चर में उसको लिख देंगे। 8√3 = 0। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यह √3x² - 8x माइनस सहित x का गुणा -3x + 8√3 = 0, ठीक है। यहाँ से देखिए अब इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें x कॉमन मिल रहा है। तो x कॉमन ले लिए तो यह क्या बचा, √3x, यहाँ पे x² है तो एक घात कॉमन हो गया -8, यहाँ पे माइनस, और हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए हम कॉमन यहाँ से √3 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी 3 दिख रहा है। तो √3 माइनस सहित लेंगे तो यह प्लस वाला चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 जब कॉमन लिए तो यहाँ पे इस 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि यह रूट से बाहर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे 2 बार था तो उसको एक बार हम ऐसे लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 हमने कॉमन लिया तो एक √3 बचा,
एक रूट 3 और यक्स है तो यक्स, फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट 3 तो कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पे 8 बचा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, इसका मतलब कि हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अब कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट 3x माइनस 8 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस रूट 3, x माइनस रूट 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्रमशः इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो रूट 3x माइनस 8 बराबर 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 8 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस रूट को इधर भेजेंगे रूट 3 को तो बटे में चला जाएगा, तो x का मान 1 हो जाएगा 8 बटे में रूट 3। यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x माइनस रूट 3 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर रूट 3। तो हमें x के मान चाहिए थे, x के यही दो मान हो गए, यही दो मूल हो गए, एक 8 बटे में रूट 3 और एक रूट 3, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। सोचिए कि इतना छोटा प्रश्न आपको 4 नंबर में पूछा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न को, यह प्रश्न 4 नंबर में पूछा हुआ है, कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आपको प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, तो 5 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, A B C D E, ठीक है, 5 कर चुके, हम चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं, इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 6 नंबर में पूछा हुआ है, और देखिएगा अभी इसके सोल्यूशन को हम चुटकियों में बताएंगे, कितने आसानी से आप कर लेंगे यह आप देखिएगा अभी। या अथवा में प्रश्न पूछा हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे इस प्रश्न को समझते हैं ध्यानपूर्वक, देखिए तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न के हल के लिए यहाँ पे देखिए सेम प्रश्न आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 5 प्रश्न को समझिएगा। एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं, ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे प्रश्न में बोला हुआ है, यहाँ पे देखिए बेलन की त्रिज्या, तो व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3.5 ही ना होगी, तो 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे यह उसका आंसर है, यह एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सोचिए 6 नंबर का आया हुआ है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न को हम एक्सरसाइज में कराए भी हुए हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कराए हुए मिलेंगे। यहाँ पे प्रश्न को एक बार देख लीजिए, इसके सोल्यूशन को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले लीजिए। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए यह प्रश्न नंबर, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 या 6 नंबर का प्रश्न है सेम, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 3 यह, ठीक है ना। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए इसके सेकंड पार्ट को भी हम करा देते हैं ताकि आपको 6 नंबर में करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके सेकंड पार्ट को अथवा वाला देखते हैं, ठीक है। तो अथवा वाले को भी करा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए अथवा वाले को। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का अथवा, 3 का अथवा लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई हमें दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, देखिए 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को यल से दिखाते हैं तो यह हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कितना आसान प्रश्न है, और आपसे पूछा हुआ है 6 नंबर में, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको पता है तो इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का शंकु का क्या होता है, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई किस में होती है, शंकु की, और प्रश्न में बोला भी हुआ है कि लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है ना। तो यहाँ पे फार्मूले को लिखते हैं। तो देखिए फार्मूला होता है आपका पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर, यल प्लस आर, यह बराबर हो जाएगा 90 पाई के। यहाँ पे देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमें आर का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में देखिए आधार का व्यास, हमें त्रिज्या अगर पता चल जाएगी, आर त्रिज्या है, त्रिज्या पता चल जाएगी तो हम व्यास आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले त्रिज्या निकालते हैं। चलिए आर को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है। यल का मान हमें पता है 13, तो 13 प्लस आर बराबर 90।
आर का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 13r प्लस आर स्क्वायर, और इसका पक्षांतर कर लेते हैं तो -90 बराबर 0। हम इसको सजा लेते हैं बड़े घात से छोटे घात के रूप में, तो यहाँ पे यह आर स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पे गुणनखंड करना है 90 का ऐसा खंड, ठीक है ना, जो कि घटाने पर 13 हो और गुणा करने पर क्या हो जाए 90 हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका कौन सा खंड यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18 25 90 और 18 में से 5 जाएगा 13 आएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस देखिए 18r माइनस 5r माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से देखिए इन दोनों में एक साथ कॉमन, इन दोनों में एक साथ कॉमन, तो r कॉमन लेंगे तो r प्लस 18, यहाँ पे देखिए -5 कॉमन लेंगे तो यह r प्लस 5 से 90 में भाग देंगे तो 18। आई होप कि आपको गुणनखंड आता होगा, यह मानकर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, तो इसका मतलब कि सही है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे r प्लस 18, तो यह क्या बचा r माइनस 5, ठीक है ना, r माइनस 5। यहाँ से r का मान निकाल लेते हैं, तो देखिए r प्लस 18 यहाँ पे 0 के बराबर, r प्लस 18 बराबर 0, r बराबर क्या हो जाएगा -18। यहाँ से देखिए r माइनस 5 बराबर 0, तो r बराबर क्या हो जाएगा 5। तो देखिए कभी भी जो त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो यह जो मान होगा इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी अग्राह्य कर देंगे। r बराबर 5 यह त्रिज्या आया, तो व्यास हमें चाहिए, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का मान है 5, ठीक है ना, त्रिज्या का मान क्या है 5, तो 5 गुणे 2, 2 गुणे 5 यानी 10 सेंटीमीटर। यह आपका व्यास हो गया, ये अथवा वाले प्रश्न का, प्रश्न नंबर 3 के अथवा वाले प्रश्न का यह आंसर हो गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। इतना छोटा प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में यह 6 नंबर का प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश, केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसके अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह जो प्रश्न है आपका, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, यह एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं, ठीक है ना, यह एक्सरसाइज में हम क्या कराए हुए हैं, आपको करा चुके हैं। अब देखिए कहाँ पे कराए हुए हैं आपको बताते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न को हम हल कराए हुए हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 14 कौन सी एक्सरसाइज का, यह भी देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज है आपका त्रिकोणमिति वाले चैप्टर का प्रश्नावली 9A पार्ट 2, ठीक है ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का प्रश्नावली 9A पार्ट 2 का यह आपका है प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 को आप देख सकते हैं, सेम वही प्रश्न, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न में भी यही पूछा हुआ है, यानी टावर यानी केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न को आप देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इस प्रश्न को आपको यहाँ से हल करना है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का यह प्रश्न है। देखिए 6 नंबर का प्रश्न, तो इस प्रश्न को हम ऑलरेडी करा चुके हैं। यहाँ पे आप इसके सलूशन को देख सकते हैं, सलूशन को हम एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आप जो है पूरा क्लियर हो सकें, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ पाएं, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। देखिए अथवा वाला आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। प्रश्न नंबर 5 है, 2 संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लास्ट है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इन दोनों प्रश्नों को भी हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आइए इसको हम दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए अथवा वाले को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम कहें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह प्रश्न हमने हल किया हुआ है। यह कौन सी एक्सरसाइज में, पहले यह देख लीजिए। यह है आपका 4 का ई, ठीक है ना, 4 का ई का क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड वाला आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यह प्रश्न सेम टू सेम है। अब इसका हल हमने यहाँ पे किया हुआ है सेकंड वाले का, और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह उसका सोल्यूशन है, ठीक है, आंसर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न को एक बार आप वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, या अगर आप सोल्यूशन से यहाँ पे समझ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पे यह वाला जो पार्ट पूछा हुआ है यह भी आपका बहुत आसान है। बोला हुआ 2 संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को करने के लिए, वैसे आप एक प्रश्न कर लेंगे तो पर्याप्त है, फिर भी हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हम मान लेंगे
कि वह संख्या क्या है, यक्स और वाई है, तो योग बोला हुआ है, यानी यहाँ से आप यक्स प्लस वाई, हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, करना आपको खुद है। यक्स प्लस वाई बराबर 8, उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी देखिए यक्स का व्युत्क्रम क्या होगा, इसके बटे में 1 होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी यह अंश में चला जाए और यह हर में चला जाए, यानी 1 बटे यक्स हो जाएगा। वैसे ही वाई का, तो इसको आप समीकरण 1 बनाएंगे, इसको क्या करेंगे 1 बटे यक्स, उनके व्युत्क्रमों का योग 8 बटे 15 है, तो 1 बटे यक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर क्या दिया हुआ है 8 बटे 15। यहाँ पे आप लिखेंगे 8 बटे 15, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x और y यह आपका एलसीएम हो जाएगा, x और y, यहाँ से x से x कटा y बचा, तो y प्लस यहाँ पे y से y कटा x बचा, बराबर 8 बटे में 15। यहाँ पे समीकरण 1 से देखिए यह x प्लस वाई या y प्लस एक्स बात एक ही है, तो यहाँ से हम x प्लस वाई का मान रख सकते हैं 8। यहाँ पे देखिए y प्लस एक्स या x प्लस वाई बात एक ही है, तो 8 बटे में x y बराबर 8 बटे में 15। 8 को इधर भेजेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा x y बराबर 15, या यहाँ से हम x अथवा y किसी एक का मान निकाल सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 15 बटे में 8। अब यही मान आपको समीकरण 1 में रख देना है यहाँ पे, तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x के स्थान पे रखना है 15 बटे 8, तो यह 15 बटे में 8 प्लस y बराबर 8, ठीक है। यहाँ से इसको हल कर लेंगे आप, तो द्विघात समीकरण बनेगा, आपको y का मान आ जाएगा, देखिए 15 प्लस 8y, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 8y बटे में, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रख दिए x के स्थान पे 15 बटे, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे y होगा यहाँ पे, देखिए ठीक है ना। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, 15 बटे y, ठीक है। तो यहाँ पे 15 बटे y आपको रखना है, y यहाँ पे 15 बटे y रखेंगे, गुणा हो जाएगा, देखिए 15 और प्लस वाई स्क्वायर, इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो वाई स्क्वायर बराबर 8, और यह बटे में y रहेगा, y का गुणा इधर हो जाएगा, तिरछा गुणा, तो यह देखिए सजा लेंगे इसको, वाई स्क्वायर प्लस 15 बराबर 8y, इसका पक्षांतर कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0, इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको y का मान मिल जाएगा। प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ से y का मान मिल जाएगा, और वही y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। x और y का मान 2 मान आपको मिलेंगे, ठीक है ना। x और y के जो मान मिलेंगे, हम आपको आंसर भी बता देते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को हम सॉल्व किए हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर इसका है आपका x और y का मान 3 और 5 मिलेगा, ठीक है ना, 5 3 या 3 5, आप क्रमशः मान रखेंगे तो x के 2 मान मिलेंगे, y के 2 मान मिलेंगे, y का 2 मान 5 और 3, और x का भी मान 3 और 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस पूरे प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं स्टूडेंट कि आगे हमें वीडियो, यानी जो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, ऐसी वीडियो हमें बनाना है कि नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट का मतलब देखिए हमें बस यह चाहिए कि यह वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास तक जाए, यानी ताकि हम अगर मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई पैसा या कोई चार्ज नहीं देना है, आपको सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को एटलीस्ट अपने कम से कम 3 से 4 दोस्तों तक शेयर करना है ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और इसके बहुविकल्पी प्रश्न को अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दे देंगे इस पेपर के कोड सहित। कोड नंबर आप याद रखिएगा 822 IB, और इसके थंबनेल पे हमने कोड नंबर भी लिखा हुआ है। तो आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।